अस्सलाम वालेकुम। एसेलुलर लाइफ यानी कि वायरसेस आज का हमारा टॉपिक है। फेडरल की बुक से हम इसके मेन पॉइंट को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट दैट कैन इन्फेक्ट प्लांट्स, एनिमल एंड बैक्टीरिया। इसकी अपनी कोई मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती, बल्कि वो होस्ट की मेटाबॉलिक मशीनरी को यूज़ करता है। इंडिपेंडेंटली ये रेप्लिकेट भी नहीं कर सकता और जो डिजीज़ कॉज करता है इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू, पोलियो, स्वाइन फ्लू, डेंगू फीवर एट्सेट्रा। इसमें जो वायरसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें viruses occur in different varieties or strain. They have their own genetic material in the form of either DNA or RNA that can undergo mutation. At a time DNA और RNA दोनों मौजूद नहीं होंगे, या फिर DNA होगा या RNA होगा, और इनमें चेंज आ सकती है जेनेटिक मटेरियल में, जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं, और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ही कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। They can reproduce using the metabolic machinery of the host cell they infect. क्योंकि इसके पास अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती, तो इसलिए ये होस्ट सेल के अंदर ही रेप्लिकेट कर सकता है। इसीलिए इसको इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट भी कहते हैं। इसके अलावा जो वायरसेस है इनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है यूवी रेज से। तो ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स इसके लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं इसमें। यानी इसका अपना कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, ना इसमें कोई मेम्ब्रेन होती है, ना इसमें कोई ऑर्गेनेले होता है, और काफ़ी सारे ऐसे वायरसेस होते हैं जिनमें इनका अपना भी एंजाइम सिस्टम नहीं होता। लेकिन कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनमें एंजाइम सिस्टम मौजूद होता है, जो कि स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वायरसेस जो हैं ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी आ जाते हैं, जो कि आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनको बॉटल में आप स्टोर भी कर सकते हैं। वायरसेस जो हैं ये रिस्पायर भी नहीं कर सकते, और ये इसका नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है। ये आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनर्ट होते हैं। जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है वायरसेस का, अगर हम देखें कि कंप्लीट वायरल पार्टिकल को विरियन कहते हैं। वायरस क्योंकि लिविंग और नॉन लिविंग के बॉर्डर लाइन पर आता है, या इसका जो स्ट्रक्चर है ये नॉन सेलुलर है, तो इसलिए हम इसको ऑर्गेनिज्म नहीं बल्कि इसको पार्टिकल कहेंगे, या एजेंट कहेंगे, या एंटिटी भी कह सकते हैं। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, कोर एंड कोट। तो वायरस पार्टिकल में हम पहले देखते हैं कि कोर कौन सा है। कोर इनर पार्ट को कहते हैं, जिनके अंदर जीनोम होता है या जेनेटिक मटेरियल, जो या तो डीएनए की फॉर्म में होगा या आरएनए की फॉर्म में होगा। और कुछ इसमें कोर में प्रोटीन्स भी होती हैं जो कि स्पेशल एंजाइमेटिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं, जैसे कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस हैं। इनमें ऐसा एंजाइम होता है जो कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को डबल स्टैंडर्ड आरएनए में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह से रेट्रोवायरसेस या हेपेटाइटिस बी वायरसेस, इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करेगा, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एचआईवी की साइकिल में इसकी डिटेल। और जो कोट है ये बाहर वाली कवरिंग होती है वायरल पार्टिकल की, जो कि कैप्सिड और एनवेलप से मिलकर बनती है। एनवेलप सारे वायरसेस में प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन कैप्सिड होता है। कैप्सिड जो है ये जीनोम को प्रोटेक्ट भी करता है, और कैप्सिड जो है ये मोनोमर्स से मिलकर बनता है, जिसको कैप्सोमर्स कहते हैं। और जो नंबर ऑफ कैप्सोमर्स होते हैं ये हर काइंड के जो वायरसेस होते हैं उसमें फिक्स इनका नंबर होता है। जैसे कि हर्ब्स वायरसेस में 162 कैप्सोमर्स होते हैं, और इसी तरह से एडिनो वायरसेस जो हैं जो कि कॉमन कोल्ड कॉज करता है 252 कैप्सोमर्स होते हैं। इसके अलावा जो पोलियो का वायरस होता है उसमें 32 कैप्सोमर्स होते हैं, और ये जो कैप्सोमर्स हैं यही किसी वायरस की सिमेट्री बनाते हैं। और अगर कैप्सोमर्स जो हैं ये 20 ट्रायंगल्स की फॉर्म में अरेंज हों तो इसको पॉलीहेड्रल या इकोसाहेड्रल भी कहते हैं। और कैप्सोमर्स जो हैं कई दफ़ा वो अरेंज होकर होलो कॉइल लाइक ट्यूब बनाते हैं, जो कि रॉड शेप होती है, हेलिकल शेप होती है। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिसमें एडिशनल लिपोप्रोटीन की कवरिंग होती है, जिसको एनवेलप कहते हैं। एनवेलप जो है ये मोस्टली
होस्ट की मेम्ब्रेन से डिराइव की जाती है, लेकिन इसमें कुछ वायरल एन्कोडेड प्रोटीन्स भी होती हैं, यानी जिसको वायरस का अपना जीनोम कोड कर रहा होता है। वायरल एनवेलप के ऊपर जो है कई दफ़ा ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई स्पाइक्स भी होती हैं, जैसे कि HIV में स्पाइक्स होती हैं, वो ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती हैं। वायरसेस को कई तरह से क्लासीफाई किया जाता है, तो जो होस्ट की बेस पे इसको क्लासीफाई किया जाता है बैक्टीरियोफेजिस, प्लांट वायरसेस और एनिमल वायरसेस। बैक्टीरियोफेजिस जो है ये DNA को अटैक करते हैं और मोस्टली ये DNA वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया को ये अटैक करते हैं और इसकी सिमेट्री कॉम्प्लेक्स होती है। हेड जो है ये पॉलीहेड्रल होता है और जो टेल है ये रॉड लाइक होती है और हेलिकल होती है। प्लांट वायरसेस जो हैं ये ज़्यादातर जो है ये प्लांट के ऊपर जो डिजीज़ कॉज करते हैं अपने सिम्टम्स शो करते हैं, जैसे कि टोबैको मोज़ैक वायरसेस है, ये RNA वायरस है। इसके अलावा रॉड शेप, इसकी शेप जो है ये रॉड लाइक होती है। पोटैटो येलो डवार्फ वायरस, ये भी प्लांट वायरसेस है। मोस्टली 2000 से ज़्यादा वायरल डिजीज़ हैं जो कि प्लांट के अंदर डिजीज़ वायरस कॉज करता है। एनिमल वायरसेस जो हैं ये फुट एंड माउथ डिजीज़ ये कैटल्स में होती है या एनिमल्स में होती है। रोज सार्कोमा वायरस ये कैंसर कॉज करता है एनिमल्स में। इसके अलावा जो है पेपो वायरस ये वार्ड्स कॉज करता है। ये पिंपल लाइक स्ट्रक्चर होता है। रेस्ड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल होते हैं जो कि हाथ या थैली या पाँव के जो तलवा होता है सोल उसके ऊपर या बॉडी में किसी दूसरी जगह के ऊपर भी हो सकते हैं। पॉक्स वायरसेस, स्मॉल पॉक्स, पिको वायरसेस जो है ये पोलियो, हेपेटाइटिस से कॉज करता है। पैरामिक्सो वायरसेस ये मीजल्स और मम्स यानी कि खसरा और जो मम्स कानों के पीछे जो स्वेलिंग हो जाती है ये वो डिजीज है। इसके अलावा वायरस को क्लासीफाई कर सकते हैं उसके स्ट्रक्चर की बेस पे, और जो कैप्सिड का स्ट्रक्चर है उसकी बेस पे क्लासिफिकेशन में हेलिकल कैप्सिड ये TMV यानी कि टोबैको मोज़ैक वायरस में हेलिकल शेप्ड होता है। पॉलीहेड्रल कैप्सिड या एडिनो वायरस में होता है। इन्फ्लुएंजा वायरसेस जो हैं ये एनवेलप्ड वायरसेस होते हैं और बैक्टीरियोफेज ये कॉम्प्लेक्स कैप्सिड है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि इसमें दो तरह की सिमेट्री होती है। हेड जो है ये पॉलीहेड्रल होता है और टेल जो है ये हेलिकल होती है। और जीनोम के बेस पे भी वायरसेस को क्लासीफाई किया जा सकता है। डबल स्ट्रैंडेड DNA स्मॉल पॉक्स वायरसेस, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA ये माइल्ड रैश वायरस, डबल स्ट्रैंडेड RNA डायरिया वायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जो कि डायरेक्टली सर्व करता है एज ए मैसेंजर RNA। रूबेला वायरसेस, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA ये टेम्पलेट के तौर पर एक्ट करता है, मैसेंजर RNA ये बनाते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड ये टेम्पलेट के तौर पर एक्ट करेगा और DNA की सिंथेसिस करेगा जो कि HIV। पैरासिटिक नेचर ऑफ वायरसेस, वायरसेस जो हैं ज़ाहिर इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं। ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। जिस तरह से बैक्टीरियोफेज ये सिर्फ बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, टोबैको मोज़ैक वायरस ये इन्फेक्ट करेगा टोबैको प्लांट को, रेबीज वायरस ये मैमल्स को इन्फेक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वायरसेस हैं इनकी सरफेस के ऊपर कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से ये स्पेसिफिक होता है। जैसा कि HIV है ये सिर्फ वाइट ब्लड सेल्स में एंटर होगा। पोलियो वायरसेस जो हैं ये जो स्पाइनल नर्व सेल्स हैं उनको इन्फेक्ट करेगा और हेपेटाइटिस वायरस ये लिवर को इन्फेक्ट करेगा। ह्यूमन कोल्ड वायरसेस जो हैं ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की लाइनिंग को इन्फेक्ट करेंगे। तो वायरसेस जो हैं इनके ऊपर प्रोटीन की स्पाइक्स होती हैं जिसकी वजह से ये सिर्फ स्पेसिफिक सेल्स में ही एंटर हो सकते हैं। उन सेल्स के ऊपर इसकी रिसेप्टर्स होते हैं, तो स्पाइक ये प्रोटीन की स्पाइक्स जो हैं उन रिसेप्टर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसी में ही ये एंटर हो सकते हैं। स्पेसिफिसिटी जो है ये इसकी रेंज नैरो रेंज भी हो सकती है और ब्रॉडर रेंज भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल जो पोलियो वायरसेस हैं ये सिर्फ ह्यूमन में या कोई दूसरे प्राइमेट्स जैसे कि मोंकी वगैरह उनमें ही एंटर हो सकते हैं, जबकि रेबीज वायरसेस जो हैं इनकी ब्रॉड रेंज होती है, ये सारे मेमेलियन सेल्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं। वायरसेस जो हैं इनको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए लाजमी होस्ट की ज़रूरत होती है।
क्योंकि इनके अंदर अपनी कोई मशीनरी नहीं होती, कोई मेटाबॉलिक एंजाइम्स नहीं होते, राइबोसोम्स नहीं होते, तो इसलिए ये होस्ट के अंदर एंटर होने के बाद उसकी मेटाबॉलिक मशीनरी, प्रोटीन बनाने वाली मशीनरी यानी कि प्रोटीन राइबोसोम्स जो हैं उनको ओवरकम करते हैं और अपनी प्रोटीन बनाते हैं। वायरस की जो सर्वाइवल है ये कई रीजंस की वजह से होती है। ह्यूमन इम्यून सिस्टम के अंदर वायरसेस जो है ये अपने जेनेटिक मटेरियल को बहुत तेज़ी से चेंज करते हैं, इसलिए कोई वैक्सीन और एंटीबॉडीज़ जो हैं वो भी होस्ट की वायरसेस के ख़िलाफ़ इनफेक्टिव हो जाती हैं। इसके अलावा कई दफ़ा आपने भी सुना होगा कि जो वायरल डिजीज़ हैं एंटीबायोटिक उनके ख़िलाफ़ इनफेक्टिव होती हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि जितनी भी एंटीबायोटिक्स होती हैं वो बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ इफ़ेक्टिव इसलिए होती हैं क्योंकि बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन है, वॉल है, उसको ये डिस्ट्रॉय कर सकती हैं और कई दफ़ा ये 70S जो राइबोसोम्स हैं उसको भी डिस्ट्रॉय करती हैं। और वायरसेस की अपनी कोई मेटाबॉलिक मशीनरी, ना उसकी मेम्ब्रेन है, ना कोई ऑर्गेनेली है, इस वजह से एंटीबायोटिक्स जो हैं ये वायरसेस के ख़िलाफ़ इनफेक्टिव होती हैं। वायरसेस जो हैं ये अनफेवरेबल कंडीशन में होस्ट के बाहर सरवाइव कर सकते हैं। वायरसेस जो हैं इनको कोई फूड की भी ज़रूरत नहीं होती, जबकि बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत होती है। तो होस्ट के बाहर ये डोरमेंट कंडीशन में रहते हैं और इनको ज़्यादातर जो ख़तरा होता है वो pH और टेम्परेचर से ही है, और क्योंकि ये इसकी प्रोटीन को डीनेचर कर सकते हैं और बाकी जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं किसी से भी इसको कोई भी ख़तरा नहीं होता। तो वायरसेस जो हैं इनमें अगर pH और टेम्परेचर जो है मीडियम का वो इनके लिए फेवरेबल ना हो तो फिर ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कई जो होस्ट के बाहर जो है इनका जो जीनोम है वो वायबल रहता है, यानी ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, और जब किसी होस्ट में एंटर होते हैं तो फिर इनका जो जीनोम है ये एक्टिव हो जाता है। जो नॉन एनवेलप्ड वायरसेस होते हैं जिनको नेकेड वायरसेस भी कहते हैं, होस्ट के बाहर इनकी सर्वाइवल ज़्यादा लंबे पीरियड के लिए होती है, सेवरल डेज तक हो सकती है एज़ कम्पेयर टू द एनवेलप्ड वायरसेस। एनवेलप्ड वायरसेस जो है इनका शॉर्टर टाइम स्पैन होता है, क्योंकि जितने भी एनवेलप्ड वायरसेस होते हैं इनकी सरफेस के ऊपर जो प्रोटीन होती है वो होस्ट से डिराइव की हुई होती है, और ये वाली प्रोटीन जो है सनलाइट और जो नॉर्मल एंटीसेप्टिक्स होते हैं उसके लिए सेंसिटिव होती है और जल्दी डिग्रेड हो जाती है। तो इसलिए जो एनवेलप्ड वायरसेस होते हैं इनकी सर्वाइवल शॉर्ट टाइम के लिए होती है। बैक्टीरियोफेज का नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, ये तकरीबन सारी वही डिटेल है जो कि पीटीबी में है, तो इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये सारा वही स्ट्रक्चर बताया गया जो कि पीटीबी में बताया है। बैक्टीरिया के यूज़ बताए गए हैं कि और ये जो पहला यूज़ है जो कि जीनोमिक लाइब्रेरी में है, ये पार्ट 2 की जो बुक है चैप्टर नंबर 23 उसमें भी ये दिया गया इसका यूज़। तो एक तो बैक्टीरिया जो है उसका प्लाज्मिड उसको जीनोमिक लाइब्रेरी में यूज़ किया जाता है या ये वेक्टर के तौर पर एक्ट करते हैं। इसके अलावा जो बैक्टीरियोफेजिस होते हैं वो भी जीनोमिक लाइब्रेरी बनाने में यूज़ होते हैं, क्योंकि जितना भी जो जीनोम होता है उसकी मल्टीपल कॉपीज़ इसके अंदर भी इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं। फेज थेरेपी जो है ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो फेजिस होते हैं यानी जो बैक्टीरियोफेजिस होते हैं वो बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। तो फेज थेरेपी का ये एडवांटेज होता है कि जो एंटीबायोटिक थेरेपी है ये कई दफ़ा बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट कर देती है, और जो फेजिस होते हैं इनका स्पेक्ट्रम भी नैरो होता है, यानी ये अपने ख़ास बैक्टीरिया के ऊपर इफेक्ट करते हैं। इस तरह से जो यूज़फुल बैक्टीरिया होते हैं वो उनकी डेथ नहीं होती, जबकि एंटीबायोटिक से वो यूज़फुल बैक्टीरिया जो हैं वो भी किल हो जाते हैं। तो जो बैक्टीरियोफेजिस हैं जो कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड होते हैं वो सिर्फ उन्हीं बैक्टीरिया के खिलाफ जो कि हार्मफुल होते हैं उसको किल कर सकते हैं, और जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनको वो किल नहीं करते। बैक्टीरियोफेजिस जो हैं इसके अलावा इसको एंटी बैक्टीरियल नैनो मेडिसिन के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है, और ये जो है ये भी टारगेटेड ड्रग के तौर पर एक्ट करते हैं, और बैक्टीरियोफेजिस जो है ये इन बैक्टीरिया को जो कि हार्मफुल होते हैं उनको किल कर सकते हैं।